बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। प्रोग्राम है बाखबर। नाज़रीन, कल पीटीआई ने जलसे का ऐलान किया, लेकिन जलसा जो है वो मुलतवी हो गया। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर बात करना चाहेंगे वो ये कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है, डिमॉन्स्ट्रेशन का इरादा बनाया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वसाइल, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है और यकीनी तौर पर ये अवाम ही का पैसा होता है जो सरकारी वसाइल के तौर पर फिर इन चीज़ों पर खर्च हो रहा होता है। लेकिन कल आपने देखा जिस अंदाज में ये चैप्टर खुला और क्लोज डाउन हुआ, बहुत से ऐसे सवालात हैं जो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के हवाले से वहाँ पर जो आवाम की हालत ज़ार है उस हवाले से उठाए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर इस सारे मामले के बाद ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ही अच्छा हो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, जो पैसा, सरकारी पैसा जो है, जो वसाइल लगा रही है एहतजाज की कॉल देने और फिर उसको मुलतवी करने में, यही वो पैसा जो है वो आवाम की फलाह, उनको रिलीफ की फ्राहमी के लिए लगाए। आपको याद होगा कि विफाक ने आवाम को जो है बिलों में एक रिलीफ दिया, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने तकलीद की और एक बहुत अच्छा तारीखी रिलीफ दिया। इस ऐलान को सराहा जाना चाहिए था, मगर हमने ये देखा कि तनकीद बराए तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी काफ़ी जो है वो हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी तनकीद सामने आई। लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि क्या वहाँ के अवाम जो हैं, जिस तरह की वहाँ पर गवर्नेंस चल रही है, जो अमन आमा की वहाँ पर सूरत हाल है, बिलों की अदायगी के मामले में वहाँ के लोग भी परेशान हैं, तो क्या हुकूमत इन तमाम मामला से नबर्द आजमा हो चुकी है? क्या ये सारे मसाइल हल हो चुके हैं? क्या अब एक एहतजाज ही एक ऐसा नस्बुलैन रह गया है जिसके लिए जो है सारी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुशहाल हो चुके हैं? क्या उनको ये ज़ेब देता है कि सारी आवाम को पहले सड़कों पर लेकर आए, उनकी कारोबारी ज़िंदगी को मफलूज करें, उसके बाद ये ऐलान कर दें कि अब आप अपने घरों को चले जाएँ क्योंकि एहतजाज जो है वो मनसूख हो गया है? गवर्नर जो इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से भी इस पर खासी जो है तनकीद सामने आ रही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा है कि 8 सितंबर को भी ये जलसा उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के हवाले से वो पहले भी सवालात उठाते रहे हैं। ये सवालात सिर्फ उनकी जानिब से नहीं बल्कि बहुत अतराफ से जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। आज इसी तरह के सवालात हम अपने एक्सपर्ट के सामने भी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला आखिर है क्या। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहबा, बाबर गौरसी साहब, आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। सियासी जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की बजाय केपी हुकूमत को क्या वहाँ के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं देना चाहिए? बहुत शुक्रिया नाजिया। देखें, जो पीटीआई की हुकूमत है, चाहे वो वाक में हो चाहे सूबे में हो, उससे आवाम को कोई रिलीफ मिला नहीं है कभी। स्वाय एक दफ़ा जब बानी पीटीआई जो आईनी तरीके से घर जा रहे थे तो उनको नज़र आ रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो तब उन्होंने एक रिलीफ दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि IMF का जो मुआहदा था उसको तोड़ना था और अगर आने वाली जो मुश्किलात थी उसके हुकूमत थी उसके लिए मुश्किलात पैदा करनी थी। वरना इनकी सूबाई हुकूमत जो है, आप बिजली के बिलों में रिलीफ की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जब खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल जब आया था सैलाब, तो वहाँ पे लोग बैठे होते थे मदद के लिए और सरकार वो जो हेलीकॉप्टर था, वो एक वीडियो भी आई थी कि सवात में लोग खड़े हैं मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो बानी पीटीआई इस्तेमाल कर रहे थे अपने जलसे जुलूसों के लिए, उसके अलावा वो सारे वसाइल जो खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेमाल होते हैं किस लिए होते हैं? वफाक के ऊपर हमला करने के लिए, वफाक के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाने के लिए। वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बिठा दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं। पैसे किस लिए दिए जाते हैं जी? आप वफाक के खिलाफ, आप सहाफ़ियों के खिलाफ जो आप पे तनकीद करते हैं, आप दूसरे सियासतदानों के खिलाफ, आप इदारों के खिलाफ, आप फौज के खिलाफ दस्तनाम तराजी करें, आप उनकी तज़हीक करें, आप उनके खिलाफ कैंपेन चलाएं। इस पर ज़रूर वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे। इस पर ज़रूर वसाइल इस्तेमाल होते हैं कि जब वो धरना लेके बानी पीटीआई आ रहे थे और आके उन्होंने वफाक के ऊपर चढ़ाई करनी थी, उस पर सारा पैसा लगा दिया जाता है। लेकिन बिजली के बिल जो अब पंजाब ने काम किया है, बजाय इसके कि जो उन्होंने काम किया हम भी वो करें, उस पर पंजाब पे तनकीद होना शुरू हो गई है। भाई, एक सूबे ने अपने वसाइल से पैसे निकाल के अपनी आवाम को रिलीफ दे, आप भी निकालें। आप हर वक्त रोते रहते हैं कि जी वफाक हमें पैसे दे दे, वफाक आपको इसलिए पैसे दे ताकि आप सोशल मीडिया के ऊपर लगा दें, वो हेल्थ कार्ड के नाम का ड्रामा कर दें जिसमें आपको लाख करोड़ों रुपए का उसके अंदर फ्रॉड हो चुका हुआ है। और ये आप इनकी वो देख लें ना, जो इनकी वफाकी हुकूमत थी, जब कोरोना के अंदर 0 हो चुका था पेट्रोल की प्राइस, तब भी इस मुल्क के अंदर आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा था। जब दिया भी गया था 67 रुपीज़ का पेट्रोल किया गया था, तो क्या हुआ था कि आपको पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। फिर एक हफ्ते के अंदर रातों रात के वक्त जाके 35 रुपए कीमत बढ़ाई गई थी। किस लिए? नदीम बाबर को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप रोक के बैठे गए हुए थे और फिर उसके बाद उन सारी कंपनियों ने इससे प्रॉफिट कमाया था। तो इस जमात का वतीरा यही है
कि इन्होंने अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। अभी भी जो ये कल जलसा होने लगा था, उस जलसे में जो अमीन गंडापुर साहब लोगों को लेके आ रहे थे, कल 5-5 हज़ार रुपया उन पे बांटा जा रहा था। भाई अगर अवाम आपके साथ है, अवाम आपके जलसों में आ रही है, जो आप कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी तादाद है अवाम की, तो ये 5-5 हज़ार रुपये क्यों बांटा जा रहा है? ये 5-5 हज़ार रुपये बांटा इसलिए जा रहा था कि इन लोगों को इंतशार फितना फैलाने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। ये जो जमान पार्क के बाहर लोग बिठाए हुए होते थे, जो वहाँ पे बैठ के वो पेट्रोल बम बनाते थे, जो पुलिस के ऊपर अटैक करते थे, उनके वहाँ पे खर्चे कहाँ से पूरे होते थे? उनके खर्चे जो थे ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के फंड से ही पूरे हो रहे होते थे, क्योंकि आवाम को तो उन्होंने रिलीफ नहीं देना। वहाँ पे सड़कें भी टूटी हुई हैं, बीआरटी का हाल सबने देखा हुआ है, अभी भी सैलाब आया हुआ है, लोग बेयारो मददगार वहाँ पे बैठे हुए, ना पहले रिलीफ दे रहे हैं ना अब रिलीफ दे रहे हैं, और सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि हम जितनी हद तक हो सके हम मुल्क में फितना फैला दें, लेकिन और तनकीद कर दें, इदारों के ऊपर चढ़ाइयाँ कर लें, लेकिन हम ये नहीं काम करेंगे कि हम यही पैसे अवाम के ऊपर भी लगा दें। वहाँ पे बर्न यूनिट आपका कोई बना नहीं हुआ, कोई जल जाए तो उसको पंजाब जाना पड़ता है, कार्डियोलॉजी का कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे वो मसला हो जाए तो वो भी लोगों को पंजाब जाना पड़ता है। ज्यादातर उनके सूबे के लोग जो पंजाब में रोजगार के लिए जा रहे होते हैं, और 11 साल इनको इस मुल्क इस सूबे के अंदर हो गए हैं, लेकिन सूबे की हालत जाके आप देख लें कि सबसे बदतर है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम तरफ इशारा किया है शनीला ने। आप देखिए कि हम अक्सर देखते हैं कि ये लोग जो है, जो पीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो दीगर पार्टीज़ पे ये तनकीद करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार इनको ये इक़्तिदार मिला है, लेकिन आवाम की हालत ज़ार पहले से भी बदतर होती जा रही है। तो ये सरकारी वसाइल का इस तरह से बेदरीग इस्तेमाल करना जबकि आवाम रो रही हो, ये ठीक है? यानी आप कोई ख़राबी बताएं अब मुझे, क्या ये ठीक है? तो मैं क्या कहूँगा उस पर। तो देखें नाज़िया, बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इस ख़राबी की बुनियाद एक है। वो क्या बुनियाद है? वो बुनियाद ये है कि एक ऐसी लीडरशिप, एक ऐसा शख्स, ऐसा कल्ट जिसकी फॉलोइंग है, उसकी अपनी जेब नहीं है, और अगर कोई जेब है तो वो उसमें है कुछ नहीं, वो दूसरों की जेब पर, दूसरों की एटीएम पर उसका कारोबार होता है, उसका घर चलता है। शायद मुझे याद नहीं, शायद कभी जिक्र किया हो, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद बताते हैं कि पहले किचन चलाने के लिए बनी गाला का, जहाँ ये रहते हैं ये साहब, 35 लाख रुपए पर मंथ वो जहांगीर तरीन दिया करते थे। अच्छा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कहा गया कि जी ये तो बहुत कम पैसे हैं, तो 1 करोड़ रुपए पर मंथ आने लग पड़ा। तो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद कहते हैं कि भाई इसकी तरदीद तो कर दो, कमल मैंने ये इल्ज़ाम लगाया और मैं बिल्कुल कंक्रीट बुनियादों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इसकी आप तरदीद कर दें ताकि इससे बरी हो सकें। तो कोई आज तक इसकी तरदीद नहीं आई। तो जिस कल्ट ने ये ग्रोह या टोला बनाया है, उसके फॉलोअर्स भी ऐसे हैं। उनका प्रॉब्लम नहीं है कारकर्दगी, उनका प्रॉब्लम नहीं है आवाम के मसाइल का हल, उनका प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो लोग हैं, जो मुखालिफिन हैं या जो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, उनको बदनाम करें, उनको गाली दें, उनको दुश्मन तराजी उनके खिलाफ करें। ये है स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी क्यों है? इसलिए कि रियासत इंतशार की तरफ चली जाए, बेचैनी की तरफ चली जाए, आवाम मुस्तकिल बेचैनी में मुब्तला रहे हैं। मसलन कोई भी अपोजिशन हो तो वो आवाम को मुतहर्रिक करती है। आपने ये देखा कि ये जब इक़्तिदार में लाए गए, मैंने ये नहीं कहा कि आए, जब ये इक़्तिदार में लाए गए तो उस मौके पर इन्होंने खुद आवाम को हिजान में रखा। क्या मकसद है इसका? ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है। क्या साजिश है? पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की तरफ, फेलियर की तरफ ले जाने की तरफ, ये एक साजिश है। आप इस साजिश के ताने बाने और इसके मज़ाहिर हर आए रोज़ आपको मिलेंगे। वहाँ भी मिलेंगे, फैज़ाबाद में भी, जब कोई बंदा, आपको याद है, फसादियों में नोट तकसीम कर रहा था, और कल भी बैन ही बिल्कुल इसी तरह एक शख्स आपको नोट तकसीम करते हुए नजर आया। तो ये एक ही तरीक़ाकार है, एक ही हिकमत अमली है। ये इसका मकसद फसाद है, फसाद फिल अर्ज़ है,
रियासत की तबाही है, तो रियासत की तबाही के लिए सब हो रहा है। जिनका ये नुक्ता नज़र हो उनका ये मसला कभी होता नहीं कारकर्दगी, ठीक वो है। हमेशा यही करते हैं। वो अगर बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस आए तो उनका कहना है जी 55 रुपए पर किलोमीटर हम देते हैं उस पे हेलीकॉप्टर पे, तो शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो इन्होंने यही किया है। क्यों नहीं आंखें लोगों की खिलती, ठीक है। क्यों नहीं लोगों की समझ में ये ठीक बात है है। नौशाद साहब, सर केपीके की हुकूमत जो है जिस गुड गवर्नेंस की दावेदार है या जिस हवाले से वो बात करती है, हकाइक क्या उससे मेल खाते हैं? आपको लगता है हकाइक उसके करीब तरीन है जो वो बात करते हैं अपने सूबे के हवाले से? नादिया वहाँ तो आपको गवर्नेंस नहीं मिलती। गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है। आप ये देख लीजिए, अभी शनीला साहबा ने थोड़ी सी आपको हवाला दिया है कि वहाँ पे ज़रा सी बारिशें हुई हैं और वहाँ पे हालत ये है कि कई सड़कें बह चुकी हैं। जो शारा रेशम है उसके भी मसाइल वहाँ चल रहे हैं। दीगर जो ये होते हैं मवेशी खाने, और अगर आप इनकी तफसीलात लें ये कुछ अजला के अंदर, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से ये मवेशी खाने जो हैं वो बह चुके हैं। वहाँ पर कई जो घर हैं लोगों के वो तबाह हो चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन आपको कभी भी इसके ऊपर कोई बात होती नज़र नहीं आती। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई गवर्नेंस होगी तो कोई आर्ग्यूमेंट होगा, गुड गवर्नेंस तो बिल्कुल दूर की बात है। उनका वतीरा ही ये है कि जिसने काम नहीं करना होता वो दूसरों पर तनकीद करता है, और वो तनकीद करके अपना जो सिस्टम है उसको चलाता है। और ये बात आज की नहीं है, ये आज किसी एक अली अमीन गंडापुर की भी नहीं है। ये पूरी की पूरी जमात जो है, जिसको आप जमात कहते हैं, ये इसका जो खमीर उठा है वो उसको समझें, वो किस लिए और किस तरह से उठाया गया था। ये जो लोग इकट्ठे करके जो एक पार्टी की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, आप उनका पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लीजिए, जो तीसरी कुव्वत पैदा करने की कोशिश की गई थी, वो दरअसल आपकी जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो एक पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होती हैं, एक सिस्टम डेवलप होता है, ये उसके अगेंस्ट आपने एक मैनिपुलेटेड काम किया था, जिसके नतीजे में ये सारा कुछ जो है वो अमल में आया। और उसके बाद एक हुकूमत लाई गई, और वो हुकूमत गिरी इसलिए कि वो डिलीवर नहीं कर सकी। वो 3.5 साल की हुकूमत जो है वो उसके जो कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है। और फिर जब आप 11 साल 12 साल की बात करेंगे केपीके की, तो आप केपीके के हालात देख लीजिए। आपको याद होगा वो सारे जो नारे और दावे किए जाते थे, वो बातें की जाती थी। आप केपीके की हालत देख लीजिए, क्या उसके अंदर तब्दीली आई। हालत ये थी कि अगर उन्होंने पंजाब में मेट्रो, जिसको वो क्रिटिसाइज करते कई साल नहीं थके, तो इन दी एंड खुद अपने वहां पेशावर मेट्रो बनानी शुरू कर दी। और जब बनानी शुरू कर दी तो हालत ये थी कि जो अगर फर्ज कीजिए कोई चीज 10 करोड़ रुपए या 10 अरब रुपए में बन रही थी, वो जाके 100 अरब में बनी। मामला ये है कि ये सारा कुछ जो आप जब अननेचुरल वे के अंदर चीजों को मैनिपुलेट करके मैनेज करके उसको किसी तरह से कोई उसको इक़्तिदार या वो दिलवाते हैं हुक्मरानी, तो फिर वो ऐसे ही हरबे आजमाता है, हरबे इख्तियार करता है। वो तमाम नालायक लोग जो दीगर पार्टियों में मौजूद थे या डिस्कार्डेड थे, या उनकी कोई किसी किस्म की कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं थी, वो सब इकट्ठे करके एक जगह डाल दिए गए इस ख्वाहिश और इस ज़रूरत के तहत कि जी एक तीसरी कुव्वत फौरी तौर पे बन जाए, जो दो बड़ी सियासी जमातों का के टक्कर मुकाबले पे टक्कर की जमात बना दी जाए और किसी तरीके से उनको इक़्तिदार में ना आने दी जाए। इस प्रोजेक्ट के मामले के चीज़ों के ऊपर चलते हुए आप इस नहज को पहुंच गए। क्यों उन्हें ज़रूरत है कि वो दर्जनों की तादाद में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भर्ती करें? क्योंकि उनके पास कारकर्दगी दिखाने को नहीं है। उन्होंने दूसरों पर तनकीद करने के लिए अपना पैसा ज़ाया करना है, क्योंकि उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोई ऐसी चीज़ है नहीं। आप ये मुझे बताएं ना कि मैं आज सुबह व्हाट्सएप खोला तो एक नौजवान थे केपीके के, उनका एक व्हाट्सएप वीडियो पैगाम मैंने सुना। उस पैगाम में ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा, जी हम सुबह आंख खोलते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी हड़ताल करो, ये जी जलसा करो, ये सड़क बंद कर दो। उधर पंजाब में यूनिट फ्री हो रहे हैं, वहां पे तालीम पे काम हो रहा है, वहां स्कूटियां मिल रही हैं, वहां लोगों को कर्ज दिया जा रहा है, वो कर्ज जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि लोग अपना घर बना लें, अपनी जिंदगी बना लें और बेहतरी की तरफ जाएं, आसाइश की तरफ जाएं। और हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा वक्त जो है हड़तालों, नारों और ये जला दो घरा दो के अंदर गुजार रहे हैं।
ठीक है। अच्छा बाबर साहब, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पा रही। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सूबे जो है वो वफाक से 60% लेते हैं, 60% इज़ ए ह्यूज हिस्सा जो उनके पास पहुँचता है। उसके बावजूद भी क्या उनके पास इतनी नहीं है कैपेसिटी, विल पावर की कमी है, या उनका ये मतमय नज़र ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए? वजह क्या है? अच्छा, आप देखेंगे जब कारकर्दगी की बात होती है तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि कारकर्दगी तो दिखानी होती है जो कि लीडर होता है, और जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा किसी सूबे का कारकर्दगी, तो उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी ये अगर शख्स जो है किसी भी इदारे का चेयरमैन है या एमडी है या मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने देखा है कि तमाम जो पावर थी वो डिवॉल्व होगी और सूबों को दे दी गई, क्योंकि अब एनएफसी से भी जो जिस तरह आपने बात की है कि उनको बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है। और यहाँ तक केपीके की हम बात करें तो केपीके को अगर आप हिस्ट्री को देखें तो केपीके जो है वो सबसे ज़्यादा खुशहाल सूबा था। आज से आप 30 साल पहले की बात कर लें तो अगर लोगों को भी आप देखते थे तो लोग ज़्यादा जो थे खुशहाल थे वो केपीके के थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, और इसके अलावा टूरिज़म प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा थी, और वैसे भी जो लोग हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो दूसरा जो है शूज़ फैक्ट्रीज़ और इस फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस किए थे, क्योंकि केपीके के जो लोग हैं वो बिज़नेस माइंडेड थे। लेकिन जब से आपने देखा है कि जिस तरह शनीला ने कहा कि 11वां साल है उनकी हुकूमत को, अगर आप इन 11 सालों का कंपैरिजन करें और कारकर्दगी देखें तो आपको कहीं पे भी कारकर्दगी नज़र नहीं आती। कोई भी काम जो है उनका, एक कोई प्रोजेक्ट जो है वो दिखा दें। आप देखते हैं कि जी मेट्रो की जब बात करते हैं तो मेट्रो आपके सामने है। इसके अलावा वहाँ पे किसी उनके ज़िले में, कोई छोटे ज़िले में, बड़े ज़िले में कोई इस तरह का तामीरी काम हो या इस तरह का कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटीज़ हों, और कोई इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से आप बात कर लें, कनेक्टिविटी हो किसी हिसाब से, और इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट लगाया हो जिससे कि सूबे की इनकम में इजाफा होता हो। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने रिलीफ कहाँ पर दिया? रिलीफ भी आप देखें कि किसी को वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं। अगर उसका कंपेयर आप पंजाब के साथ करें तो पंजाब में बहुत सी नई चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप देखें कि उनके इतने 100 दिनों में उन्होंने 100 काम कर लिए हैं। आप अभी तक देखें जब मरियम ने ओथ ली थी या इन्होंने ओथ ली थी या इसी तरह मुराद अली शाह ने और भुट्टी साहब ने, तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन का फ़र्क था। अगर आप वो 4-5 दिन को छोड़ के बाकी इस वक्त अली अमीन गंडापुर की वो देखें कारकर्दगी, तो आप मुझे एक बात बता दें कि अभी तक उन्होंने कोई किया है? कोई एक भी नहीं है बताने के लिए कि चले बंदा टीवी पे आके या राइटिंग में या किसी को कह सके कि मैंने ये काम किया, सवाए इसके कि हमने जलसा करना है, हमने बानी पीटीआई के बयानियों को कैसे आगे लेकर जाना है, हमने इदारों के साथ कैसे लड़ना है, हमने आपस में कैसे लड़ना है, और इसके साथ साथ कि हमने वफाक को कैसे डिस्टर्ब करना है। अभी आप देखेंगे बिजली के ऊपर तनकीद करते हैं। देखिए 50 अरब का बजट निकाल के अगर आपने दिया तो आप अपने डेवलपमेंट फंड में से आप 50 अरब ना दें, आपके तो बहुत कम सारिफीन हैं वो केपीके के, आप उनको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन सारा फोकस किधर है कि जी हमने जलसा करना। अब देखिए एक जलसा करने के ऊपर भी अगर आप देखें बड़ा जलसा करें तो 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो इसमें फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों को लेके आना है। ये अवाम का पैसा है, और अवाम का पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है? वहाँ पे लगाया जा रहा है जहाँ पे एक दिन का जलसा होता है, उसके ऊपर आप 40-50 करोड़ खर्च कर देते हैं। अगर यही 40-50 करोड़ जो है आप 10 जलसे करते हैं तो इसका मतलब है कि 5 बिलियन लगते हैं। 5 बिलियन अगर आप एक बिलियन भी एक ज़िले को दे दें तो उसकी हालत भी चेंज हो जाती है। लेकिन कारकर्दगी तो सवालिया निशान है, बल्कि मैं कहूँगा ज़ीरो है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि उनको कह सकें कि जी इनकी कारकर्दगी है। लेकिन एक कारकर्दगी ज़रूर है उनकी कि उन्होंने जो है फैसल करीम कुंडी जो हैं गवर्नर हैं, उनसे जो हैं वो नेक्सी भी खाली करा लिया, गवर्नर हाउस भी। ये देखिए कितना मतलब बुरी बात है कि मतलब एक गवर्नर है, आप उसका प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया है। ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने बुग़्ज़ माविया में किया है, बाकी कारकर्दगी वो तो ज़ीरो है। ठीक है सजाद साहब। सर बाबर साहब ने तो बताया कि उनकी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की उनको सिफर नजर आती है। अगर मैं आपसे आपकी माहिराना राय लूं तो ओवरऑल जितनी भी उन्होंने अभी जितना भी उनके मुताबिक उन्होंने आवाम को सर्व किया है, आप उनको कहाँ ग्रेड करते हैं सर डिलीवरी के हवाले से? लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं करप्शन के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से, आपस में खींचातानी के हवाले से, ये बातें ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन हमें नजर आती हैं एज कंपेयर टू द डिलीवरी।
जी नाज़िया साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उनकी हुकूमत को वहाँ पे 11 साल हो गए जैसे दूसरे दोस्तों ने बताया। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला टेन्योर था उनका परवेज़ खट्टर की लीडरशिप में, तो परवेज़ खट्टर के एक सियासी बैकग्राउंड के आदमी थे। उस ज़माने में थोड़ा बहुत केपी में इनकी गवर्नमेंट ने काम किया था जिसकी वजह से इनकी बेसिस बन गई वहाँ पे कि बाद का इलेक्शन भी ये जीत गए। लेकिन उसके बाद जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने चुन चुन के वहाँ पे एक ऐसे लोगों को वज़ीर आला लगाया गया जो किसी भी सूरत में इस पोजीशन के लिए डिज़र्व ही नहीं करते थे, जैसे महमूद खान, जैसे ये अली अमीन गंडापुर। उनका क्राइटेरियन ये था, जैसे उन्होंने बुज़दार को यहाँ पे पंजाब में चीफ मिनिस्टर लगाया, उनका क्राइटेरियन ये था कि एक डमी आदमी होना चाहिए जिसको बनी गाला से कंट्रोल किया जा सके। और आज भी यही वजह है वहाँ पे गवर्नेंस ना होने की और नाकामियों की केपी में कि उनको जेल से, अडयाला जेल से कंट्रोल किया जा रहा है जो मौजूदा सीएम है। एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला बुनियादी ये है कि देखें 3-4 इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी जगह पे गवर्नेंस के लिए, उनका पैमाना बनाया जा सकता है। पहले नंबर पे एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर्टी एलिवेशंस हैं, कि वो जो उसके टूल्स हैं कि किस तरीके से गुर्बत को कम किया जा सकता है, एजुकेशन को, हेल्थ को। इन तीनों सेक्टर्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। चौथा, जो आज गवर्नर केपी ने भी कहा कि वहाँ पे जो टूरिज़म का पोटेंशियल था वो भी ज़ीरो हो गया। वजह सॉरी जो वजह वहाँ पे इस वक्त लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है जिसकी तरफ केपी की गवर्नमेंट बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, वो अपने सियासी जलसों और जुलूसों की तरफ तवज्जो दे रही है। आप देखें कि डेरा इस्माइल खान में वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जत्थे और ग्रोह हैं जो लोगों से भत्ता ले रहे हैं हाईवेज़ के ऊपर। इसी तरह दूसरी जगहों पे जो अमलदारी है जो सूबाई हुकूमत की, वो ना होने के बराबर है। अमन व अमान का मामला तहस नहस हो चुका है। एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं, हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं, गुर्बत को ख़त्म करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। उनकी सुबह शाम एक ही तवज्जो है कि अडयाला से क्या अहकामात आते हैं और उनको किस तरह से फॉलो करना है। अब कई दफ़ा अली अमीन गंडापुर जो है वो सैंडविच भी लगते हैं। वो वफाक के साथ जब काम करते हैं, जब पाकिस्तान के दीगर अदारों के साथ काम करते हैं, तो वहाँ वो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि यहाँ ये मजबूरियाँ हैं, ये कर इनके साथ चलना पड़ता है। लेकिन जब वो अडयाला से एक लीड मिलती है तो वो बहुत अजीबोगरीब किस्म के बयानात देते हैं। तो इस तरह की एक फ्रस्ट्रेशन में और इस तरह की एक कैफियत में टू डू और नॉट टू डू वाली कैफियत में केपी की गवर्नमेंट है, और उसका विक्टिम वहाँ के अवाम हैं, वहाँ के लोग हैं जो जिनको कोई डिलीवरी नहीं हो रही। 11 साल से वो उन लोगों को एक बयानिए की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। और देखना यह है कि अब आगे आने वाले दिनों में ये लोग जो हैं ये क्या इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं या इनको इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी जज करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो हिकमत अमली क्या है हुकूमत की, वहाँ की आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। हमें वहाँ का जो कारकुन है, वहाँ की जो आवाम है, वो इस हवाले से हमें नाला भी नज़र आ रहे हैं और मायूस भी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, ओवरऑल अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के अलावा भी हम बात करें तो हमें ख़ास से अपनी पीटीआई क़यादत से जो है वो नाला भी नज़र आ रहे हैं और खफा भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी गम व गुस्सा भी उनमें पाया जाता है। वजह कल के जलसे का ऐलान करना, तमाम तर कारकुनान का बाहर निकलना जो उनके मुताबिक हम लेकर आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पर, लेकिन फिर हमने देखा कि मनसूख कर दिया गया। फिर जो वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी उसमें पीटीआई के कारकुनान ने ख़ास से गम गुस्से का इजहार किया और पीटीआई की आदत से बहुत से सवालात भी उठाए। लेकिन ये सवालात, बात यह है कि सिर्फ कारकुनान नहीं पूछ रहे बल्कि पीटीआई के अपने अंदर जो उनके रहनुमा हैं वो भी इसी तजब्जुब और कशमकश का शिकार नजर आ रहे हैं। शुएब शाहीन की आप स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर उसके अलावा जुनेद अकबर साहब जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने जो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दी वो भी देख लीजिए, और फिर पीटीआई की जो बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा साहिबा, उन्होंने जो बयान दिया वो भी आपके सामने है। तो कारकुनान में एक बदएतमादी पैदा हो रही है, इसको भी लेकर के आखिर किसकी बात मानी जाए। और फिर दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब 8 सितंबर का जो होने वाला जलसा है उसमें पीटीआई क़यादत, मौजूदा क़यादत क्या अपने कारकुनान को दोबारा मोबिलाइज कर पाएगी, क्या मोटिवेट कर पाएगी, क्या अवाम अब उस पर एतमाद करेंगे या नहीं। शनीला, मुसलसल जुलूसों की हम देख रहे हैं कि मनसूखी हो रही है, क्या पीटीआई अपने इत्तेहादियों और कारकुनान पर अपना एतमाद बरकरार रख पाएगी? देखिए, पीटीआई के जो कारकुन हैं वो कितना ज़्यादा इत्तेमाद करती हैं अपनी क़यादत के ऊपर, वो तो हमें जलसों में नज़र आ जाता है, उनका हुजम देख के जलसों का। सवाबी के अंदर जलसा हुआ और ये कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में इससे लोग आएंगे, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा उनका अपना है, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल हो रहे थे, कहीं से उनको आने के लिए रोका नहीं जा रहा था, और फिर भी तादाद सबको नजर आ गई कि कितनी कम थी। शायद सोशल मीडिया के ऊपर शोर डाल दें कि जी लोग ट्रैफिक में फंस गए, बद इंतजामी थी, लेकिन नजर आ जाता है क्योंकि कल आपको 5-5 हज़ार रुपए दे के लोगों को लाना पड़ा। जो कारकुनान आपके साथ होते हैं या आवाम आपके साथ होती है वो खुद ब खुद आती है, उनको 5-5 रुपए 50-50 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया नहीं देना पड़ता। तो वो जो कारकुनान है कुछ तो लाई जा रहे हैं, जो उनका असल में सपोर्टर है, जो इनका जेन्युइन वर्कर है, वो कल जलसा हो रहा है नहीं हो रहा, इस कश्मकश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाला हो चुका है, गुस्से का इजहार कर रहा है, अपनी क़यादत के ऊपर जो है बरस रहा है। लेकिन मसला ये ना कि क़यादत जो है उनका मसला एक है कि उन्होंने एक एजेंडे के ऊपर है कि बानी पीटीआई की रिहाई हो जाए, बस किसी तरह से हम प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर और वो करें। अवामी मसले के लिए निकल नहीं रहे, इसलिए अवाम का भी उनकी तरफ कोई इतना ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आ रहा। इत्तेहादियों की बात करें तो देखिए उनके पास इत्तेहादी बचे कौन है, सुन्नी इत्तेहाद वाले कौंसिल के जो हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी कौन सी सीट है, अपनी कोई सीट ही नहीं। उनका जो सरबराह है वो तो खुद इन्हीं के वोट बैंक के ऊपर आज़ाद जीत के आए हुए हैं, उनका तो सियासी सर्वाइवल इनके साथ है। जो अचकज़ई साहब हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि अपनी इस उम्र में आके अपनी सारा सियासी कैपिटल जो है वो इन्हीं की वजह से ख़त्म क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, कभी वो कहा जा रहा है कि आप हमारे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें, कभी उनको कहा जा रहा है कि आप नहीं करें। वो जलसे के लिए तैयार हो रहे हैं, वो जलसे का मुआयना करें और कहा जा रहा है कि जी जलसा हमने मुअत्तल कर दिया, उनको पता भी नहीं है। तो उनको खुद भी सोचना होगा कि उनकी आवाम में एक इज्जत थी, कद काट था, तमाम सियासी जमातों में उनका कद काट था और तमाम सियासी लीडरान जो थे वो उनको बड़ी इज्जत देते थे और वो अपनी इज्जत अब कहाँ पे गंवा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो है उनकी अपनी एक सियासत है, वो इनको अपने कंधे पे रख के बंदूक तो चलाने नहीं देंगे। वो इनके साथ जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन वो इनके साथ किसी भी ऐसे इत्तेहाद में नहीं जाएंगे कि जिसमें ये अपना मकसद हासिल कर सके, रियासत को डिस्टेबलाइज करके। जमात इस्लामी जो है वो भी उनके साथ चलती हुई नजर नहीं आ रही। तो ना कोई इनका इत्तेहादी है, ना कोई इत्तेहादी नजर आ रहा है बड़ा, क्योंकि सियासी जमात तो है ही नहीं। सियासी जमात होगी तो कोई सियासी इत्तेहाद भी बनता नजर। और अवाम जो इनके वोटर हैं, मैं अवाम पूरा इस्तेमाल नहीं करूंगी, जो इनके वोटर हैं वो इनसे काफी हद तक मायूस हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस अंदाज में सारे इस मामले को हैंडल किया गया, ना कारकुनान को एतमाद में लिया गया, ना इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया, इत्तेहादी भी हमें खासे नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया है, बल्कि लीडरशिप में भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि ये मनसूख हो गया और क्यों हो गया, वो भी हैरत का इजहार कर रहे थे। तो ये क्या गैर संजीदा रवैये को शो करता है, इस तरह से सारे मामले को लेकर चलना, पहले ऐलान करना, फिर मनसूख करना, फिर नई डेट देना? कल मैंने जिक्र किया था कि हम लोगों ने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक चीज़ हमने सीखी थी, नेगेटिव वोटिंग। नेगेटिव वोटिंग क्या है? नेगेटिव वोटिंग, अगर आप कमज़ोर हैं और आप एक यानी जो भी मेन स्ट्रीम वहाँ ग्रुप है उसके मुकाबले में आपकी अहमियत नहीं है, तो आप ये करते थे कि एक आध आप कहीं नुमाइंदा खड़ा कर देते थे और सिर्फ उसको वोट डालते थे, बाकी लोगों को वोट नहीं डालते थे। उसका फ़ायदा क्या होता था? जो आपका उम्मीदवार एक है ना, चाहे किसी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव ही है, तो आप सिर्फ उसको वोट डालते। नतीजा ये निकलता था कि आपके वोट दूसरों की निस्बत ज़्यादा हो जाते थे, रेशो बढ़ जाता था। तो ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने नेगेटिव स्ट्रेटजी इख्तियार की है अपनी रैलीज़ के लिए। प्रोपेगेंडा करें, प्रोग्राम अनाउंस करें और फिर धमकियां दें। कल जिक्र कर रही थी शनीला कि जी वो किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हम जहाँ जी चाहता है वहाँ आएंगे, अब देखते हैं कौन रोकता है, और फिर आप एकदम पीछे चले गए। ये है नेगेटिव स्ट्रेटजी। मतलब प्रोपेगेंडा करें, दुनिया को ख़राब करें। कल मुझे एयरपोर्ट पे जाना था, 1.5-2 घंटे में पहुंचा मैं एयरपोर्ट पे सुबह, और बस फ्लाइट मिस होते होते बची मेरी बेटी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट कर दें और फिर डिफ्यूज़ कर दें, फिर 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद फिर वही काम कर दें।
नतीजा क्या निकलेगा और निकल क्या रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि ठीक है, आपको शोहरत भी मिलेगी, प्रोपेगेंडे का मौका भी मिलेगा, लेकिन क्या नहीं होगा, होगा ये नहीं जैसे बिजली इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला है, जैसे और पाकिस्तान के मसाइल हैं, सैलाब आया हुआ है, आपकी अगर उस पर तवज्जो नहीं है तो वही लोग जो आपके इलाके में हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में है, जैसे जैसे मतलब पंजाब में किसी ठीक ने है। आपको वोट दिया है, आप उन लोगों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देंगे ठीक है। और आप यही तर्ज अमल इख्तियार करते रहेंगे, तो इस पर कल पीटीआई के एक कारकुन ने बड़ा खूबसूरत जी। वो किया है तबसरा कि शेर आया करते रहते हैं, शेर आता नहीं है और फिर एक दिन आ जाता है तो लोग आप पर यकीन नहीं करते। ठीक है। तो इस वक्त सिचुएशन पीटीआई जो है उस तरफ जा रही है जब इस पे यकीन न किया जाए और लोग इसको रिजेक्ट कर दें, ऑलमोस्ट इस कैफियत में। ठीक है सजाद साहब, सर पीटीआई ये दावा करते हमें नज़र आती है मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए कि उनके जलसे जुलूसों से जो हुकूमत है वो खौफजदा है, लेकिन बात यह है सर, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जलसे की डेट ना हुकूमत ने दी, ना उनको बताया, ना मनसूखी का हुकूमत ने कोई दबाव डाला, ये सारे फैसले तो वो खुद कर रहे हैं ना, तो फिर हुकूमत की खौफजदा होने वाला मामला कैसे देख रहे हैं आप इसको, कितनी हकीकत इसमें नज़र आ रही है आपको? देखें, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर कशी कल की हो रही है। कुछ बड़े जो अपने आप को कहते हैं कि हम बानी पीटीआई के बड़े करीब हैं, जो तज्जिया नगार, वो कह रहे हैं जनाब कि आखिर बानी पीटीआई की ज़रूरत पड़ गई, उनको खुसूसी तौर पे पैगाम भेजा गया कि जनाब आप ये वाला ना करें जलसा, तो हम आपके साथ कोई ना कोई नेगोशिएशंस कर लेते हैं, कोई रास्ता बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जो 8 सितंबर की तारीख दे दी है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी फैमिली कहती है कि जनाब ये एक तरह से उनको धोखा दिया गया है और उनको गलत तस्वीर दिखा के 8 सितंबर तक लेकर गए हैं जलसे को। और तीसरी तरफ जो केपी गवर्नमेंट है वो कहती है जी कि हमने उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी जलसा होगा हम मानेंगे इस बात को, लेकिन हम कानून के मुताबिक चलेंगे। ख़बरें ये हैं नाज़िया साहबा कि केपी गवर्नमेंट को ये इतला दे दी गई थी कि अगर वज़ीर आला साहब ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की, अगर इस तरह से इंतशारी मतलब एक आवाम को गुमराह करके साथ लाया गया पैसे देकर और आके तोड़ फोड़ की गई इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के गिरदो नवा में, तो वो वापस जब केपी पहुंचेंगे तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। एक बड़ा ठोस मैसेज उनको दे दिया गया था। और उसके साथ ही साथ ये जो जब सवाती साहब जाके मिले हैं उनको, तो उन्होंने भी जाके उनको यही बताया कि इस्लामाबाद का और यहाँ की मैनेजमेंट का, अथॉरिटीज़ का मूड ख़राब है बिल्कुल, और हम एक दिन में जलसा भी कोई इतना अच्छा नहीं कर सकेंगे और मामलात जो हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, आप इसको आगे ले जाएं। तो मजबूरी की वजह से, और उनकी अपना होमवर्क भी ठीक नहीं तैयार नहीं था, और फिर उनको ये भी पता था कि केपी की हुकूमत को हम एक एक्सटेंड तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसा दिला सकते हैं लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेशर माउंट नहीं कर सकते जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाए कि आप अडयाला जेल का गेट खोल दें और आप चले जाएं। तो लिहाजा ये एक पसपाई थी पीटीआई की, और जिसकी वजह से उनके वर्कर्स भी मायूस हुए, इमरान खान की फैमिली जो है उसको भी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इमरान खान साहब ने ख़ुद ये पसपाई का रास्ता चुना है अपने साथियों के कहने पे, लेकिन उनके जो मुरब्बी हैं वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यही इस कल्ट की सबसे बड़ी ख़राबी है कि वो अगर डिक्लाइन पे होते हैं तो तब भी उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, अगर वो गड़े में गिरे होते हैं फिर भी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, अगर वो कहीं एक सीट जीत जाते हैं तो फिर भी उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये बदकिस्मती है, लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह किया जाता है। इसके पीछे जो सच्चाइयाँ हैं वो बड़ी तलख हैं, और उन तलख सच्चाइयों को बानी पीटीआई फेस कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी कोई किसी तरफ से भी कोई मदद नहीं हो रही, और उनकी मदद तभी होगी जब वो अपने आप को
रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के सियासत करेंगे, बिल्कुल ठीक, अपनी बिल्कुल ठीक। पार्टी सिराज को उस साहब, तरह से आपका सर चलाएंगे पॉइंट आ जैसे गया, दूसरी पॉइंट आ गया। मैं political जरा आगे बढ़ूं पार्टियां हैं। और बाबर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं, कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो वीडियोस कारकुनान की सर्कुलेट कर रहे हैं, काफ़ी गम और गुस्सा उसमें पाया जाता है। वो सवालात भी उठा रहे हैं मौजूदा लीडरशिप के हवाले से भी कि किस किस्म के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जलसे का ऐलान होना, फिर मनसूख होना, फिर दोबारा एक और डेट दे देना। आप क्या समझते हैं कि कारकुनान इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, इत्तेहादी खास तौर पर इस सारे मामला को कैसे देख रहे हैं? लेकिन जो कारकुनान है उन्होंने तो ज़ाहिर है, इमरान खान तो जेल में है, तो उन्होंने ये जो इस वक्त लीडरशिप है उसकी जानिब देखना है। तो जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो तो सारी अपॉर्चुनिस्टिक है। उनको तो ये है कि ओहदे हमें मिलने चाहिए और हम मेन स्ट्रीम में रहें, हम ही मुज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट से भी हम मिलें, हुकूमत से भी हम मिलें। इमरान खान जो है वो, मैं आपको एक सही बात करूं, ये जो मौजूदा जो जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है वो ये चाहती है, मैं 100% तो नहीं कहता लेकिन मेजॉरिटी ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहें, वो बाहर ना आए, हम वोट लें, हम ओहदे इंजॉय करें और ये सिलसिला जारी रहे। अब देखिए कारकुनान जो हैं, कारकुनान पहले तो चलें जो लीडर होते हैं उनके सामने बात कर लेते थे। अब इस वक्त जो कारकुनान हैं वो जितनी भी लीडरशिप है वो उनको कारकुन समझती नहीं है। वो कहती हैं छोड़ें, इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि इन्होंने जो वोट दिए हैं वो तो हमें इमरान खान की वजह से दिए, इनके तो अपनी जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो जीत भी नहीं सकती, इसलिए कि उनके पास इतने वोट भी नहीं है। तो इसलिए कारकुनान जो हैं वो इस वक्त थोड़ा गुस्से में है और यकीनन गुस्सा होता है। लेकिन आप ये देखें कि जो इनका जलसा जो है फ्लॉप होने का, आप मुझे बता दें कि इनके इमरान खान के बाद से जब वो जेल में है, इनका कोई एक जलसा भी जो है वो कामयाब हुआ हो। ये अपना पेशावर में जलसा करके दिखाएं, सवाबी में करें, इसके अलावा और दूसरे खैबर ज़िला है, वो दूसरे अजला हैं, मतलब जितने भी हैं मर्दान में करके दिखा। इनको होना चाहिए कि जी हम KPK में जलसा कर लें, तो फिर इनको पता चले कि जलसा क्या होता है। अभी देखें 10, 15, 20 हज़ार जो लोग इकट्ठे करके वो जलसा कोई बड़ा जलसा नहीं होता। तो इसलिए इनसे जलसे मैनेज नहीं हो रहे, लोग इनके कहने पे आ नहीं रहे, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो फेड अप हो रहे हैं। और आप देखें उसके फेड अप होने की वजह ये है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रीम लाइन की जानिब जा रहा है और दूसरी बात जो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि रियासत से बड़ा कोई नहीं है। जब रियासत से बड़ा कोई नहीं है तो लोगों को समझ आ गई। बिल्कुल, जो कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैंने नौशाद साहब की तरफ जाना है। 15-20 हज़ार का कह रहे हैं ना हमारे भाई जी जी गोस्ती साहब, 15-20 हज़ार का जलसा बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा जलसा होता है। कल के जलसे की जो हमने तैयारी देखी है उसमें 1000 लोग भी नहीं थे, ठीक है ना। 15-20 हज़ार के जलसे को लाखों का जलसा कहा जाता है, इतना ही होता है। ठीक है, तो 15-20 हज़ार तो मुमकिन ही नहीं है इनके लिए। ठीक है, दावे तो ऐसे ही किए जा रहे थे। ठीक है नौशाद साहब, सर अब जो 8 सितंबर की तस्वीर हमारे सामने आ रही है सर, उसमें जो कारकुनान को हिदायत दी गई है उससे बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो गई है। कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा, और अगर आपसे ये कहा जाए कि जलसा मनसूख हो गया है तो आपने इस बात पर यकीन नहीं करना। गोया क्या ये समझा जाए कि कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि आपने मौजूदा लीडरशिप पे एतमाद नहीं करना, उनकी बात नहीं माननी? जी देखिए, यही तो मसला बना है। मैंने आपको कल भी जब ये बात हुई थी कि अलीमा खान साहिबा किसके ऊपर आर्गुमेंट कर रही हैं, अपनी ही जमात के क़यादत के ऊपर आर्गुमेंट कर रहे हैं या बानी तहरीक इंसाफ के फैसले पे आर्गुमेंट कर रहे हैं। असल में यही वो मामला है जो कारकुनान के अंदर डेस्परेशन और डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर रहा है। ये जितने लोगों की बात डॉक्टर साहब ने की है, इतने लोगों को पैसे दे के इतने ही लोगों को लाया जा सकता है। 5000 रुपया फी कस के हिसाब से अगर 1000-2000 बंदे इकट्ठे करना पड़े तो वो एक बड़ी अच्छी खासी रकम बन जाती है। कारकुनान तो अब आ ही नहीं रहे, ये बात हमें भी मालूम है। ये जो सवाबी का जलसा है उसके अंदर पूरे KPK की मशीनरी इस्तेमाल करके पूरे मुल्क से बंदे उठा के लाकर भी वो हालत थी जो आपके सामने है। सो मेरी नज़र में वहां पर अब बेसिकली तहरीक इंसाफ का अपना कारकुन या KPK के रहने वाले जो हैं उनको ये फ़र्क वाजे नज़र आना शुरू हो चुका है और उनकी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि आप हमें सड़कों पर सिर्फ एहतजाज का कहते रहते हैं, आप हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। इसकी निस्बत पंजाब में अगर चले जाएं तो पंजाब के लोग काम कर रहे हैं, सिंध में चले जाएं तो वहां भी कुछ ना कुछ हेल्थ के ऊपर हो रहा है। आप हमें किस काम पे लगा के बैठे हैं कि रोज सड़कें बंद कर दो, फलानी जगह धरने पे बैठ जाओ, फलानी जगह चले जाओ, फलाना काम कर दो, हमारे लिए आपने क्या किया है? सो ये जो आवाजें अब उठना शुरू हुई हैं, इन आवाजों के साथ आवाजें मिलना शुरू हो गई हैं, जिसके नतीजे में जो इनके कारकुन जो दिल से इनके साथ हैं
वो भी इस वक्त वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि हमने इनके साथ चलना है आगे कि नहीं चलना, क्योंकि इनकी तरफ से कोई चीज डिलीवर नहीं हो रही, नौजवानों को कुछ दिया नहीं जा रहा, सिर्फ 11 साल से नारों के पीछे चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा के जरिए चलाया जा रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो 8 सितंबर के जलसे की जिसकी आप बात कर रही हैं, ये जो कल वाली बात भी थी, कल भी इनको ये नजर आ चुका हुआ था कि कोई शख्स इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। जितने पैसे देके इकट्ठे किए, जिनको पैसे देने थे, उसके अलावा कोई इनके साथ आ नहीं रहा। सो इनकी अपनी भी सफ़ों में इंतशार है और मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हैं। सो अब ये 8 सितंबर तक भी मामलात पता नहीं किस तरफ चले जाएंगे, अभी तो ये मालूम नहीं। वहां करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, वहां पर आपस में बहस जारी है, 4 और 5 ग्रुप बन चुके हैं। न जाने वो जो पार्टी है वो किस हालत में होगी ये अगले 2 हफ्ते के दौरान। तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि ये कोई कामयाब जलसा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अपनी रूट्स वैसे ही जो इन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए विक्टिमाइज किए थे लोग, वो भी अब जो है ना वो असल शक्ल देखना शुरू हो चुके हैं और वो इनसे मुतनफ्फर हैं। पॉइंट टेकन नौशाद साहब। मेरा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।